लेकिन इस बीच दो सेक्टर्स स्पेशली एफएमसीजी के अंदर भी हमने देखा है कि जो मूव आया है आज आईटीसी और कोलगेट के बाद थोड़ा सा डिसाइसिव हो गया है। मेरे साथ नीलेश शेट्टी हैं जो कि क्वांटम से ही हैं। नीलेश, आप बीइंग एज एन ए फंड हाउस, आप इन सेक्टर को कैसा देख रहे हैं एफएमसीजी को, क्योंकि आईटीसी के नंबर्स भी आए हैं और साथ ही कोलगेट के नंबर्स भी आए हैं। आप इनको अब रेट थोड़ा नीचे करने लगे हैं या फिर रेटिंग में कोई चेंज ही नहीं किया? नहीं, हमारे पास तो कंज्यूमर स्टेपल्स कंपनी पिछले 5 साल से नहीं है। इसका रीज़न एक ही है, क्योंकि इनके वैल्यूएशंस इतने महंगे थे कि हमारा जो फंड है क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, वो वैल्यू स्टाइल है, उनमें तो वैल्यूएशन फिट नहीं होते। तो हमारे पास पहले से ही नहीं थे। हम वेट एंड वॉच मोड में है साइड में। अगर वैल्यूएशन करेक्ट होंगे तो शायद हम देख सकते हैं, बट करेक्शन के बावजूद भी इनके जो मल्टीपल चलते हैं 40 टाइम 50 टाइम, हमको समझ में नहीं आता। तो एटलीस्ट हमारे पास कोई एक्सपोजर नहीं है कंज्यूमर स्टेपल्स का। ठीक है, विवेक गुप्ता एसबीएस टेक्निकल एनालिस्ट भी मेरे साथ है। विवेक, एक बार आप कोलगेट और आईटीसी दोनों के चार्ट देखिए। कोलगेट के अभी भी नंबर आया और आईटीसी के थोड़ी देर पहले, दोनों का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? ओवरऑल ये एक डेली चार्ट में डाउन स्लोपिंग ट्रेंड चैनल बना रहा है, चार्ट्स पे वीक है। मुझे लगता है अब लोअर साइड में 892 के नीचे जाता है तो 870 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। तो इसमें शॉर्ट की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, या तो करंट लेवल पे सेल करें या फिर सेल ऑन राइज की रणनीति रखें। जहाँ तक आईटीसी का सवाल है, आईटीसी डेली ट्रेंड पे अभी भी बुलिश है। फिलहाल इसमें शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। नीचे में 253 से लेकर 255 की रेंज अगर आती है तो वो एक बाइंग रेंज होगी। उस रेंज में बाई कर सकते हैं 250 के स्टॉप लॉस साथ, और इसमें फिर से बाउंस बैक देखा जा सकता है। बिल्कुल। चलिए मिस्टर चंद्रशेखर, आपसे आखिरी सवाल होगा मेरा। ओवरऑल यू थिंक ये सारी जो आपने चीज़ें कहीं, डोमेस्टिक फैक्टर्स, आरएनडी पर एडिशनल रिबेट मिलना एंड ऑल दैट, अलॉन्ग विद दैट डू यू एक्सपेक्ट इन दिस बजट अ पॉलिसी स्टेटमेंट एज फार एज आईटी इज कंसर्न? जिस तरह के नॉइसेस हमने सुने हैं, या फिर डू यू एक्सपेक्ट गवर्नमेंट टू लॉबी यूज इट्स वेटेज ओवर द यूएस and maybe make a framework? Definitely the government has to also step in, क्योंकि bilateral trade relations में कई sectors एक साथ जुड़े होते हैं, और इसलिए गवर्नमेंट का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और जहाँ तक आईटी इन जनरल है, उसके लिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ये रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है कि इस वक्त विश्व में कई सारे चैलेंजेस हैं। ये सेक्टर हमारे देश के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि $110 बिलियन का जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है, it is almost half of our current account income on in foreign exchange. तो इस पे अगर ज़्यादा कोई धक्का लगा तो it's has a big impact on the economy. और इस वक्त हम globally competitive हैं। इस वक्त हमें ऐसे fundamentals are still very strong. So that is something which the government needs to support, and there are some areas which require action. For example, जो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स में सेफ फार्मर मार्जिन्स हैं, उनको थोड़ा कम करना, रैशनलाइज करना, ताकि वो टैक्स बेनिफिट्स जो है उसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है। तो इस तरह सेक्टर का जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है उसको कायम रखने के लिए गवर्नमेंट की कंटिन्यूअस सपोर्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, शुक्रिया आपका जी बिज़नेस को समय देने के लिए। तो फंडिंग, टेक्नोलॉजी, आरएनडी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, ऐसी 4 चीज़ें हैं जिस पे शायद इस बार बजट में थोड़ा फोकस भी रहे, क्योंकि आईटी को इन सबकी एक डोज की ज़रूरत है। शुक्रिया सर जी बिज़नेस को समय देने के लिए। आज एक सरकारी कंपनीज काफ़ी अच्छा चल रही हैं। आप बीएचईएल और एनटीपीसी को देखिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। यूजुअली सरकारी कंपनीज में ध्यान आपको वैसे भी ज़्यादा रखना चाहिए बजट में। रिस्ट्रक्चरिंग और विनिवेश, 2 ऐसी थीम भी है जो नोटिस की जाएंगी। शायना, आपकी रिकमेंडेशन एनटीपीसी और भेल दोनों पे? मेरे हिसाब से दोनों अभी बजट प्लेस तो है ही, बट एनटीपीसी यहाँ से मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर लगता है, बिकॉज उनके जो आई थिंक बजट में काफ़ी पावर सेक्टर के लिए पॉजिटिव रहेंगे। दूसरा, उनका जो इफ़ यू सी उनका जो ईवी है पर मेगावाट, वो काफ़ी अट्रैक्टिव है कंपेयर टू द अदर पावर कंपनीज। उस हिसाब से मेरे हिसाब से एनटीपीसी चलना चाहिए यहाँ से, तो इट्स अ बाय।
इस बीच यूनाइटेड स्पिरिट्स की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आया है। सेबी का जो ऑर्डर है विजय माल्या को पद से हटाने के फैसले की इसका रिव्यू किया जा रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के करंट मैनेजमेंट ने ये कहा है कि वो 21 दिनों के भीतर अपना रिप्लाई सेबी को दे देंगे। और ये तो खैर चलिए सिर्फ यूनाइटेड स्पिरिट्स पर है, लेकिन जो बाकी भी कंपनीज हैं जहाँ पर यूबी होल्डिंग्स है, यूनाइटेड ब्रूरीज है जहाँ पर मिस्टर माल्या एज ए डायरेक्टर या फिर किसी और पोस्ट पर है, उन सब में भी ये रिव्यू होना ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल ये क्लैरिफिकेशन आया है यूनाइटेड स्पिरिट्स की तरफ से। शाहिना, आज यूनाइटेड स्पिरिट्स पर मूव भी हमने देखा, अभी भी इनफैक्ट एज वी स्पीक करीब 4.25% ऊपर है ये काउंटर। आपका व्यू क्या है यूएसएल पर? मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स जो पॉजिटिव न्यूज़ डेवलपमेंट्स के ऊपर चल रहा है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है ये लेवल्स पे। आई थिंक 60 टाइम्स पी रेशियो मेरे हिसाब से एक्सपेंसिव है। और हम काफ़ी स्टेट्स से सुन रहे हैं कि वो रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं। आई वुड अवॉइड बाइंग करंट लेवल्स पे। डेफिनेटली डियाजो बहुत अच्छा ब्रांड है और उनका मार्केट शेयर बढ़ेगा। और जो मूवमेंट है बेसिकली इज़ बिकॉज डियाजो ने अपने खुद के जब रिजल्ट्स कह रहे थे तो वो कह रहे थे कि इंडियन ऑपरेशंस काफ़ी बेहतर करना चाहिए, एबिटा एक्सपैंड होना चाहिए। बट ये सब फैक्टर होने के बाद भी मेरे हिसाब से अभी एक्सपेंसिव है, थोड़ा रुक जाना चाहिए। लोअर लेवल्स पे एंट्री, बाय ऑन डिप्स एट बेस्ट ये स्टॉक रहेगा। इस बीच आप देखिए आईटीसी करीब 3.5% नीचे ये प्रेशर डाल रहा है पूरे ही इंडेक्स पर भी। और आईटीसी जो क्रैक हुआ है वो दरअसल कोलगेट के नंबर्स आने के बाद और टूटा है, इंट्राडे लो पर है। क्योंकि अब देखिए सेंटीमेंट अक्रॉस द बोर्ड एफएमसीजी में, कोलगेट भी देखिए इंट्राडे लो पर, हैवी सेल ऑफ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। लौता सेक्टर है जो लाल निशान में, लौता सेक्टर है जो कि लाल निशान में। और क्योंकि सेंटीमेंट, यूनिलीवर ने प्रॉफिट वार्निंग दी है इंडिया और ब्राज़ील को लेकर। आईटीसी में हमने देखा कुछ हद तक का जो एफएमसीजी बिजनेस है, फगट सिगरेट, वहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था। एंड कोलगेट टोटली ऑफ मार्क। तो ये कोई बहुत अच्छा संकेत उस स्पेस के लिए नहीं बनता है जो कि हमेशा जनरली कंजम्पशन ड्रिवन रहता है, डिफेंसिव माना जाता है। बट या इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न इस समय। बिल्कुल। खैर इस मार्केट से भी थोड़ा सा डिप लिया है और ये विक्स भी इंडिकेट कर रहा है कि बाजार टूटेगा ज़रूर। अब पूरा का पूरा श्रेय कह सकते हैं एफएमसीजी को दिया जा सकता है जो कि बाजार को इस समय कमज़ोर कर रहा है। इंडिया सीमेंट के भी नंबर आए हैं। सीमेंट की थ्योरी भी इस बार बजट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग तरह से आ रही है कि सीमेंट को लेकर हो सकता है कुछ एक रियायतें या फिर इस सेक्टर अपने आप में बस करेगा, अगर इंफ्रा को बूस्टर डोज मिल जाती है तो। नीलेश, आप बीइंग एज एन सीमेंट सेक्टर, जब ये नोटबंदी के बाद टूटा था, अपने पोर्टफोलियो में आपने इसको कुछ ऐड ऑन किए थे कुछ एक शेयर्स को? अगर किया था तो अभी भी उसको होल्ड कर रहे हैं, और अगर नहीं किया तो क्या अभी करना चाहेंगे? नहीं, नोटबंदी की वजह से हमने कोई स्टॉक ऐड नहीं किया, बट हमारा ये मानना है कि अभी भी सेक्टर वैल्यूएशन काफ़ी महंगे है डिस्पाइट करेक्शन। आप देखें मोस्ट ऑफ द कंपनीज रिप्लेसमेंट कॉस्ट से काफ़ी प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है। और खासकर जो प्राइसिंग चल रही है सीमेंट सेक्टर में, ये फंडामेंटल से बिल्कुल अलग ही चल रही है। क्योंकि इतनी ओवर कैपेसिटी है सिस्टम में, उसके बावजूद प्राइसेस जो है वो करेक्ट नहीं होते। एंड काफ़ी लोगों ने इसका इशारा किया है कि कंपनीज जो है प्राइस डिसिप्लिन जो बोलते हैं, और पुराने ज़माने में कार्टेल बोलते थे इसको, तो ऐसे आशंका किया जा रहा है कि शायद कार्टेल चला रही है, और गवर्नमेंट की इंक्वायरी भी चल रही है इस पर, इसीलिए रिस्क भी है इस सेक्टर में। तो हमारा मानना है वैल्यूएशन अभी महंगे और हमने एक्सपोजर नहीं लिया इस सेक्टर में। बिल्कुल। खैर चलिए देख लेते हैं मार्केट की ब्रेथ को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अब देखिए इस समय मार्केट जिस जोन में है, जो नुकसान वाले काउंटर्स हैं उनकी संख्या 750 है, बढ़त वाले काउंटर्स की संख्या 800 के आसपास देखने को मिल रही है। और जो यूरोपियन क्यूज़ हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। यूरोप से समय जो संकेत हैं वो कुछ हद तक मिक्स्ड हैं। 0.5% नीचे पेरिस का इंडेक्स है, जर्मन इंडेक्स भी लाल निशान में है, लंदन का फुटसी बिल्कुल फ्लैट इस समय ट्रेड कर रहा है। यूएस के क्यूज़ अगर हम देखें जहाँ पर फाइनली थोड़ा सा ब्रीदर मार्केट्स ले रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स जो है 20,000 के ऊपर लेकिन बिल्कुल फ्लैट, नैस्डैक फ्यूचर्स भी बिल्कुल फ्लैट। और टर्नओवर को अगर हम देखें, क्योंकि हमने वाकई एक बड़ा थम्पिंग रिकॉर्ड टर्नओवर देखा था परसों के सेशन में, आज आप देखिए अब वहाँ से सीधा 1/3 हो गया, 9 लाख करोड़ रुपए के आसपास, 9 लाख करोड़ के आसपास। खैर उस दिन सेटलमेंट था, आज 3,60,000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर अब तक देखने को मिला। मार्केट बंद होने में समय है अभी 40 मिनट का, देखते हैं इफ इट पिक्स अप। लेकिन इस बीच और एक बड़ी खबर है, विजय माल्या के खिलाफ वारंट, कर्नाटका हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है विजय माल्या के खिलाफ। और खैर वो तो है नहीं देश में वारंट बहुत है,
वो नहीं है लेकिन वारंट बहुत वारंट बहुत है। है। और लगातार कोई ना कोई कोर्ट किसी न किसी मामले में वारंट जारी करती है, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वारंट है जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से जारी हुआ है, वो विजय माल्या के खिलाफ है। आएंगे तो शायद हो सकता है सब पे कार्रवाई हो जाए। लेकिन इस बीच आप देखिए अदानी एंटरप्राइजेज ये करीब 14% शेयर है, और एक IFCI भी देखिए करीब 9% ऊपर है। शाना माफ़ कीजिए एक बार विवेक, आप दोनों के चार्ट देखिए, IFCI और एक अदानी एंटरप्राइजेज, इन दोनों को क्या टिल बजट तक या फिर बजट के बाद भी होल्ड किया जा सकता है? ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है क्या? मुझे लगता है अदानी एंटरप्राइजेज चार्ट्स पे काफ़ी बुलिश है, पोजीशन ट्रेल करनी चाहिए। बजट के बाद तक भी इसे अगर अप रैली कंटिन्यू रहती है तो एक रिवाइज स्टॉप लॉस साथ पोजीशन को होल्ड करनी चाहिए। नीचे में अगर किसी ने पोजीशन ले रखी है तो 86 के स्टॉप लॉस साथ होल्ड करें। ऊपर में अगर रैली कंटिन्यू हुई तो 98 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। और IFCI में मुझे लगता है जो फ्रेश मूव है वो बस स्टार्ट ही हुआ है। अगर IFCI यहाँ पे सस्टेन करता है और फर्दर अगर 31 के लेवल्स ऊपर में ब्रेक करता है तो 36 तक के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। तो डेफिनेटली दोनों पोजीशंस को होल्ड करनी चाहिए।